हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कंद विपणि के कार्यकारी अर्थात फंक्शनरीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो हमारे स्कंद विपणि के कार्यकारी सदस्य हैं उनमें सबसे पहला आता है स्कंद दलाल। एक बात मैं बताना चाह रही थी, स्कंद दलाल और स्कंद उप दलाल ये जो टॉपिक हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इन दोनों में से एक अनिवार्य रूप से आपको परीक्षा में मिल सकता है और मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मेरा ये आप लोगों से अनुरोध है कि इस टॉपिक को और इसके अगले वाले टॉपिक को बड़े ही ध्यान से आप देखें और समझें। तो आज के टॉपिक में जो हमारा है पहला पॉइंट स्कंद दलाल, इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे स्कंद दलाल का अर्थ। स्कंद दलाल का पंजीयन किस प्रकार से सेबी में किया जाता है, पंजीयन के लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या प्रावधान है और क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया क्या है, तो पंजीयन के बारे में हम पढ़ेंगे। और स्कंद दलाल के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, तो ये टॉपिक हम इस आज वाले वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में स्कंद दलाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं स्कंद दलाल का अर्थ। देखिए, स्कंद दलाल कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर एक ऐसा व्यक्ति है जो स्कंद बाजार में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के सौदे करवाता है। जब भी किसी भी निवेशक को प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है तो उसे दलाल की सेवाएं लेना अनिवार्य है। इस प्रकार से दलाल एक ऐसा व्यक्ति है जो उस पर्टिकुलर स्कंद विनिमय केंद्र में रजिस्टर्ड होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, तभी वो अपना कार्य तभी वो विभिन्न प्रकार के सौदे संपादित करवा सकता है। तो पहले इसमें देखते हैं हम स्कंद दलाल स्कंद विनिमय केंद्र में कार्य करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यह स्कंद विनिमय केंद्र का पंजीकृत सदस्य होता है तथा सौदों के बदले में दलाली या कमीशन प्राप्त करता है। साथ ही सेबी के नियम, अधिनियम, उपनियम एवं शर्तों का पालन करना इसके लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार से स्कंद दलाल एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी स्कंद विनिमय केंद्र में पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकृत होने के पश्चात ही वो वहाँ पर सौदे करवा सकता है। साथ ही जब ये सौदे करवाता है, चाहे क्रय का सौदा है या विक्रय का सौदा है, दोनों ही प्रकार के सौदों में इसे कमीशन या दलाली प्राप्त होती है। इस कमीशन या दलाली की रेट फिक्स है। इस जो रेट सेबी ने फिक्स कर रखी है अपने नियमों के अंतर्गत, उस दर से ज़्यादा दर ये वसूल नहीं कर सकता। और साथ ही सेबी के जितने भी नियम बनाए गए हैं, कानून हैं, अधिनियम हैं, उपनियम और शर्तें हैं, उनका पालन करना इसके लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा स्कंद दलाल कौन व्यक्ति होता है। अगला देखते हैं हम स्कंद दलाल का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी अधिनियम 1992 में कोई भी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सेबी से प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक सब ब्रोकर के रूप में प्रतिभूतियों के सौदे नहीं कर सकता। अर्थात सेबी से उसे पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। जब पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है उसके पश्चात ही कोई भी व्यक्ति स्टॉक विनिमय केंद्र में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के सौदे करवा सकता है, दलाल के रूप में कार्य वो कर सकता है। तो इसके लिए क्या उसके नियम हैं, पंजीयन के रूल्स क्या हैं, तो उसमें आप देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो परीक्षाएं हैं वो इन्हें पास करना आवश्यक है। उसके पश्चात स्टॉक दलाल के पंजीयन के लिए उसे आवेदन पत्र देना पड़ेगा। देखिए, आवेदन पत्र में क्या करेगा, वो फॉर्म ए भर के देगा और फॉर्म ए भर के देने के बाद स्कंद विनिमय केंद्र क्या करेगा, इस फॉर्म ए को आगे सेबी को फॉरवर्ड करेगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो स्टॉक विनिमय केंद्र में अपना पंजीयन करवाना चाहता है उसे सबसे पहले एक फॉर्म ए भरना पड़ेगा। उस फॉर्म ए को कहाँ जमा कराएगा, वो स्कंद विनिमय केंद्र में। स्कंद विनिमय केंद्र इसको क्या करेगा, आगे सेबी को फॉरवर्ड कर देगा।
अब जब ये सेबी को फॉरवर्ड हो चुका है, उसके पश्चात देखते हैं हम सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण मांगना, रिक्वायर इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। जब सेबी को इस प्रकार का आवेदन पत्र फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अग्रेषित कर दिया जाता है, उसके पश्चात सेबी द्वारा इस आवेदन पत्र पर विचार किया जाता है। उसके अंतर्गत वो देखता है कि आवेदक ने जो प्रतिभूतियों के सौदों के संबंध में सूचनाएं भरी है वो संपूर्ण है या नहीं है। यदि वो सूचनाएं संपूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो सेबी उनसे और भी इस आशय की सूचनाएं मांग सकता है या कोई भी स्पष्टीकरण मांग सकता है। साथ ही प्रमाण पत्र, यहाँ पर सेबी किसी भी व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विचार कर सकता है। अगर सेबी चाहे तो इस प्रकार से आवेदनकर्ता को प्रमाण पत्र जारी करे या नहीं करे। तो नेक्स्ट, जब इस प्रकार का सूचनाएं और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या मांगी गई है और वो प्राप्त हो जाती है, उसके पश्चात देखिए सेबी क्या करता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है आवेदन पत्र पर विचार करना, कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन। जब इस प्रकार का आवेदन पत्र या सूचनाएं जो मांगी गई है वो प्राप्त हो जाती है, उसके पश्चात सेबी ये विचार करता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का आवेदन किया है, आवेदनकर्ता को इस प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, सेबी देखता है कि जिस व्यक्ति ने दलाल के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन चाहा है वो किसी भी विनिमय केंद्र में सदस्य है या नहीं है सबसे पहले, और इसके पास पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण या कर्मचारी है या नहीं है। अर्थात दलाल के रूप में कार्य करने के लिए ये आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास पर्याप्त स्थान हो जहाँ पर वो कार्य करे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक दलाल जब भी कार्य करेगा सेबी में या स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सौदे करवाएगा, तो उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मुख्य रूप से कंप्यूटर स्क्रीन है या जिसको हम बोल सकते हैं नेट की फैसिलिटी है या नहीं है, अन्य जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिक्वायरमेंट होंगी वो उनके पास होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें वो देखेगा। साथ ही देखेगा कि इसकी हेल्प करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी है या नहीं है, और ऐसे कर्मचारी जिनको इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ऑपरेट करने की जानकारी है या नहीं है, तो इस बारे में वो सबसे पहले देखेगा। साथ ही ये देखेगा कि जो व्यक्ति आवेदन करता है उसे क्रय विक्रय के सौदों को करने का या निपटाने का पूर्व अनुभव है या नहीं है, या पूर्व अनुभव उसका किस प्रकार का रहा है, तो ये चीज़ें भी यहाँ कंसीडर की जाएगी। साथ ही सेबी ये कंसीडर करेगा कि जिस आवेदनकर्ता सेबी के जितने भी नियम हैं, उपनियम हैं या शर्तें हैं, उसके अनुरूप कार्य करेगा या नहीं करेगा, उसके विचार किस प्रकार के हैं सेबी के प्रति, सेबी के नियमों के प्रति, उपनियमों के प्रति वो क्या सोचता है, क्या वो इन नियमों का पालन करने में सक्षम रहेगा या नहीं रहेगा, या साथ में ये भी देखता है कि आवेदनकर्ता उचित एवं योग्य व्यक्ति हो, जिसका मतलब कि है किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं हो। तो इस प्रकार से ये चीज़ें देखने के बाद आवेदन पत्र पर विचार के अंतर्गत ये सभी बातें सेबी द्वारा देखी जाती है। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट आता है पंजीयन की विधि, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत क्या करता है, जब सेबी इन सभी बातों को कंसीडर कर लेता है और वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति ठीक है, इसको हम दलाल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, दलाल के रूप में इसको प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन बातों से संतुष्ट होने पर ऐसे आवेदनकर्ता को फॉर्म डी में पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देता है सेबी, और इसकी सूचना क्या करेगा, वो अन्य स्टॉक एक्सचेंज को भी दे देगा कि इस व्यक्ति को हमने दलाल के रूप में स्वीकृति प्रदान की है कार्य करने के लिए। और साथ ही जब इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन हो जाता है दलाल के रूप में, तो अब इस स्टॉक दलाल को सेबी की आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है, उसे अनिवार्य रूप से सेबी की आचार संहिता का पालन करना होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं पंजीयन नहीं करना। देखिए, जब आवेदन पत्र पर सेबी विचार कर रहा था तो ये आवश्यक नहीं है कि वो पंजीयन के लिए स्वीकृति दे ही। उस समय यदि सेबी संतुष्ट नहीं होता है किसी भी इंफॉर्मेशन से, या आवेदनकर्ता ने आवेदन में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, गलत तथ्य पेश किए हैं, संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने में वो असमर्थ रहा है, उसके पास कोई उपकरण नहीं है, या सेबी की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सेबी पंजीयन नहीं करेगा, पंजीयन को निरस्त कर सकता है, पंजीयन के लिए वो
मना कर सकता है। और ऐसी सिचुएशन में इस आशय की सूचना कि उसका पंजीयन नहीं किया गया है इस आवेदनकर्ता को 30 दिन के भीतर वो प्रेषित कर देगा, 30 दिन के भीतर उसे सूचना दे देगा। और आवेदनकर्ता क्या कर सकता है, जब इस प्रकार की कोई सूचना उसे मिलती है कि उसका आवेदन नहीं हुआ है तो वो वापस उसे पुनर्विचार के लिए सेबी को पुनर्आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से जब एक बार आवेदन पत्र निरस्त हो जाता है, उस पर पुनर्विचार नहीं हो रहा है, उसका पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में वो आवेदनकर्ता स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के सौदे नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट देखिए फीस भुगतान। अब फीस का भुगतान कब करेगा, जब एक आवेदनकर्ता को सेबी से फॉर्म डी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करना पड़ेगा, सेबी के अंतर्गत पंजीयन कराने की फ़ीस देनी पड़ेगी। और इस फीस के लिए क्या करना पड़ेगा उसे, देखिए जो भी व्यक्ति है यदि वो वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक का करता है, यानी कि उसके जो सौदे हैं 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर में सम्मिलित है, तो उसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, 5,000 रुपये का फीस के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यदि उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है वार्षिक, तो ऐसी सिचुएशन में 5,000 रुपये तो फिक्स है उसके, लेकिन 1 करोड़ से अधिक का जितना भी टर्नओवर है उसमें 1% का 100वां हिस्सा यानी कि 100 रुपये पर 1 पैसा उसे देना पड़ेगा अतिरिक्त फीस के रूप में। 1% एडिशनल हो गया है उसका 5,000 के अतिरिक्त। तो इस प्रकार से ये इसे फीस का भुगतान यहाँ पर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये था स्कंद दलाल के पंजीयन का प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कंद दलाल के कर्तव्य या उत्तरदायित्व क्या हैं। जब एक व्यक्ति इस प्रकार से पंजीयन करवा लेता है स्कंद विनिमय केंद्र में, तो उसकी क्या उत्तरदायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं। तो उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व बनता है लेखा पुस्तकें एवं रिकॉर्ड रखना, यानी कि टू मेंटेन अकाउंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि उसे विभिन्न प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है सेबी की वो सभी लेखा पुस्तकें उसे रखनी पड़ेंगी, जिसके अंतर्गत सौदा रजिस्टर हो गया, ट्रांजैक्शन रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, या ग्राहक की खाता बही है जिसको बोलते हैं क्लाइंट लेजर, या जनरल जो लेजर है सामान्य खाता बही है वो उसे रखनी पड़ेगी। जो जनरल डेली के रूटीन के सौदे हैं उनसे संबंधित जनरल उसे रखनी पड़ेगी। रोकड़ बुक, कैश बुक उसे रखनी अनिवार्य है अपने पास। बैंक की पासबुक उसे रखनी पड़ेगी, जो भी बैंक है उससे संबंधित जितनी भी पासबुक्स हैं वो उसे अपने पास रखनी पड़ेंगी। सदस्य से अनुबंध के लिए जो बुक है, सदस्य अनुबंध रजिस्टर जो है वो उसे अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। साथ ही ग्राहक का लिखित सहमति पत्र उसे अपने पास रखना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं रिटर्न कंस्टेंट लेटर ऑफ क्लाइंट, यानी कि ग्राहक से एक लिखित सहमति लेनी पड़ेगी उसे कि हाँ मैं इस ग्राहक के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ, दलाल के रूप में अधिकृत रूप से नियुक्त किया गया हूँ और इस ग्राहक के बिहाफ पर मैं क्रय विक्रय के सौदे करूँगा। तो इस प्रकार से जो उसका सहमति पत्र है उस पर ग्राहक के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से ग्राहक का लिखित सहमति पत्र उसके पास होना, उसे अपने पास रखना अनिवार्य है। तो इस प्रकार ये सारी लेखा पुस्तकें और रिकॉर्ड उसे अपने पास मेंटेन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के अंतर्गत उसके जो दायित्व हैं उसमें उसे लेखा पुस्तकों और रिकॉर्ड को ना सिर्फ अपने पास रखना है बल्कि जो पुराने रिकॉर्ड्स और लेखा पुस्तकें हैं उन्हें भी अपने पास रखना अनिवार्य है। तो इसके अंतर्गत उन्हें सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि वो किसी प्रकार से कटे फटे नहीं और किसी प्रकार से उन्हें हानि नहीं पहुँचे, क्षति नहीं पहुँचे, नष्ट नहीं हो। तो इसके अंतर्गत सेबी ने क्या नियम बनाए हैं तो वो हम देखते हैं। प्रत्येक स्टॉक दलाल को सभी लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड एवं दस्तावेज 5 वर्ष तक सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आ जाता है कि प्रत्येक स्टॉक दलाल को उसकी जितनी भी लेखा पुस्तकें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको 5 वर्ष तक सुरक्षित रूप से रखना पड़ेगा। 5 वर्ष तक उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, 5 वर्ष तक उनको कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उसमें देखिए आप, साथ ही प्रत्येक स्टॉक दलाल को एक अनुपालक अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी जो उसे सेबी एवं केंद्र सरकार के नियम, अधिनियम, आचार संहिता, अधिसूचना एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है। साथ ही जो स्टॉक दलाल है उसे एक अनुपालक अधिकारी जिसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑफिसर
अनुपालक अधिकारी होता है कंप्लायंस ऑफिसर। इसकी नियुक्ति प्रत्येक दलाल को करना अनिवार्य है। और साथ ही ये अनुपालक अधिकारी क्या करता है, सेबी और केंद्रीय सरकार के जितने भी नियम हैं, अधिनियम हैं, आचार संहिता है या अधिसूचनाएं हैं या मार्गदर्शी सिद्धांत जो भी हैं जितने भी, उन सब की जानकारी किसको प्रदान करेगा, दलाल को प्रदान करेगा। और साथ ही यदि इसके आदेशों की अवहेलना, यदि किसी भी प्रकार की जिसको हम बोल सकते हैं अवहेलना करता है दलाल, यानी कि सेबी और केंद्र सरकार के नियम, उपनियम, अधिनियम या मार्गदर्शी सिद्धांतों को मानने से मना करता है या उनको नहीं मानता है, उनसे आगे जाके उनके खिलाफ जाके किसी भी प्रकार का कार्य करता है, तो इस प्रकार की सूचना ये अनुपालक अधिकारी किसको देगा, तत्काल रूप से सेबी को देगा। और इस प्रकार से सेबी क्या करेगा, इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर उस दलाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही कर सकता है, उसका पंजीकरण निरस्त कर सकता है, कुछ समय के लिए उसका पंजीकरण हमेशा के लिए निरस्त कर सकता है या कुछ समय के लिए उसका पंजीकरण निरस्त कर सकता है। तो इस प्रकार से स्टॉक दलाल को ये कार्य करना आवश्यक है। अभी ये टॉपिक हमारा समाप्त नहीं हुआ है, कुछ बाकी रह गया है हमारा कि स्टॉक दलाल के बारे में, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।